नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की रही धूम। पीएम मोदी से लेकर राष्ट्रपति मुर्मू तक ने किया योगा। पीएम बोले, तनाव से गुजर रही दुनिया के लिए योग एक पॉज बटन। ईरान और इजराइल जंग हुई और विकराल। ईरान के कमांडर सईद इजादी भी मारे गए। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को किया तबाह। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल जंग पर सरकार की चुप्पी पर साधा निशाना। बोली, हमें ईरान का साथ देना चाहिए। बीजेपी बोली, सोनिया को विदेश नीति की समझ नहीं। अमित शाह ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका। बोले, सिंधु जल संधि स्थायी रूप से निलंबित, अब इसे बहाल नहीं किया जाएगा। केंद्र नीतियों पर कांग्रेस का हमला। मेक इन इंडिया पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। बोले, उन्हें नारे देने आते हैं, समाधान नहीं। खबरों में सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। योग दिवस के मौके पर देश भर में लोगों ने योग किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी समेत सभी दिग्गजों ने आज योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ विशाखापट्टनम में योग अभ्यास किया। विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ सामूहिक योग का आयोजन किया गया। योग दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आज योग दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे सभी योग करते हुए नजर आए। यही तो ब्रांड इंडिया है कि पूरी दुनिया में जो कष्ट है, जो तनाव है, उसका एक ही रास्ता है कि आप हिंदुस्तान की संस्कृति से जुड़िए, योग कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जब से सत्ता में आए तब से इस योग को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की और आज जो खबर आ रही है, दुनिया के 136 देशों के अंदर बाकायदा योग में लोग अलग अलग देश अलग अलग प्रजाति, अलग अलग धर्म के लोग उसमें शामिल हुए। तो एक जो प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो इंडिया के सॉफ्ट पावर को जो बढ़ाने की जो कोशिश की जाती है, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती। लोग योग का पहले मजाक उड़ाते थे। यही कांग्रेस पार्टी है, जब पहली बार योग का आयोजन हुआ इंटरनेशनल योगा डे के दिन, तो किस तरीके से मीम सूरे बनाए गए थे, क्या रवैया इनका था। आज पूरी दुनिया इस योग दिवस को मना रही है। अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के जो विपक्षी लीडर हैं, उनको ही प्रॉब्लम है और उनकी प्रॉब्लम की वजह इतनी घटिया और एक गलत मानसिकता का परिचायक है कि अगर आपने योग किया तो मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। मुस्लिम वोट की वजह से आप योग को भी तिरस्कार करते हो। ये हिंदुस्तान की विपक्ष की सोच है। लेकिन खैर, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती और इसलिए हिंदुस्तान का परचम योग के माध्यम से पूरे विश्व में फहरा रहा है और ये हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है। बिल्कुल सही कहा आपने। और खबरों में अब बात ईरान इजराइल जंग की। ईरान और इजराइल जंग का आज 9वां दिन है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले जारी हैं। इजराइल की मिसालें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना रही है, वहीं ईरान ने रात भर मिसाइलें दागी। अब इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दी है और कहा है कि अब ये जंग लंबे वक्त तक जारी रहेगी। इजराइल के हमलों में अब तक ईरान के कई कमांडर्स मारे जा चुके हैं। इजराइल की सेना यानी आईडीएफ ने ईरान के एक और कमांडर सईद आजादी को भी ढेर कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने आजादी की मौत की पुष्टि की है। ईरान लगातार तबाही की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, तबाही की तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए वो बातचीत के लिए तैयार हुआ है। जिनेवा के अंदर जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ निगोशिएशंस चल रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका ने भी ये कहा कि 14 दिन की मोहलत दे रहे हैं, अदरवाइज अमेरिका अब तक इस युद्ध में आ चुका होता। युद्ध दोनों तरफ से लड़े जा रहे हैं। ये कहना गलत होगा कि ईरान अपने टारगेट्स को मिस कर रहा है। धीरे धीरे आप देखिए, जो आयरन डोम, जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम, जो एक कवच था, उसमें दरार आ रही है।
कुछ रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अब ये 90% से 65% तक ही मिसाइलों को रोक पा रहा है। अदरवाइज ये जो हाई स्पीड, जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो ईरान दाग रहा है, वो सटीक निशानों पे जा रहा है। तो ये लड़ाई अब आगे इसलिए भी चलेगी क्योंकि मामला बस इतना सा है। क्या ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से बंद करेगा? नहीं, वो कह रहा है कि नहीं, हम कर सकते, हम लड़ाई लड़ेंगे लेकिन अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखेंगे और उससे कम इजराइल कोई संधि नहीं करेगा। अमेरिका इसकी बात नहीं मानेगा। साथ ही साथ जो रुख जो यूरोपियन कंट्रीज का नजर आ रहा है, वो लोग भी अब इस मत पे राजी हो रहे हैं कि किसी भी कीमत पर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। तो अब ये लड़ाई थोड़ी और लंबी चलती रहेगी। जी, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को लेकर एक अंग्रेजी अखबार में एक आर्टिकल लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान भारत का पुराना मित्र रहा है और हमारे साथ गहरे रिश्ते रहे हैं। जम्मू कश्मीर सहित महत्वपूर्ण मौकों पर ईरान का भारत को समर्थन करने का इतिहास रहा है। सोनिया गांधी के इस लेख को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने ईरान इजराइल जंग पर भारत की चुप्पी को देश के मूल्यों का समर्पण बताया। उन्होंने कहा कि अभी देर नहीं हुई है, भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सोनिया गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है। अचानक से सोनिया गांधी इजराइल और ईरान की जंग को लेकर एक आर्टिकल लिखती हैं। मुस्लिम वोट, मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए जो है देश की परंपरा को याद दिलाया जा रहा है। अब बीजेपी वालों ने कहा कि उनको विदेश नीति नहीं आती। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है इतनी अच्छी अंग्रेजी भी आती है नहीं आती है, या किसी और ने लिखा, किसी थिंक टैंक ने, किसी जेएनयू के प्रोफेसर ने ये आर्टिकल लिखा और आप ऊपर जो है सोनिया गांधी का नाम चिपका दिया। तो घोस्ट राइटर्स पालने की आदत कांग्रेस की बहुत पुरानी है। तो खैर, सब्सटेंस पे आते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारा ट्रेडिशन रहा है, जो हमारे मूल्य रहे हैं विदेश नीति के, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है, उसका समर्पण कर दिया गया है। अच्छा, क्या नीति थी भाई? चाइना को परमानेंट सीट देने की नीति थी? क्या नीति थी आपकी कि आतंकवाद हमें घुस के मारे और हम मुस्लिम वोट के चक्कर में पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करें? ये नीति थी, ये ट्रेडिशन था। समय बदलता है, नीतियां बदलती हैं, सरकार बदलती है तो नीतियां भी बदलती है और नीतियां बदलते रहनी चाहिए। आप नीति का निर्धारण वर्तमान में जो सिचुएशन है उसके आधार पर करते हैं। ये इजराइल के खिलाफ जाने का ये जो आप बताने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि आपने लेख में लिखा नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो भाई ईरान के साथ हो जाओ, तो इसका मतलब है कि इजराइल के खिलाफ हो जाओ। तो मैडम ये बताएंगी कि भाई आपने कौन सा ऐसा काम किया इजराइल को नाराज करने के लिए, जब आपकी 10 साल की सरकार थी, जिसके आप प्रधानमंत्री तो नहीं, सुपर प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। ऐसा क्यों हुआ कि मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की सरकार के समय इजराइल का सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश हिंदुस्तान हो गया? यह आप बताने की कष्ट करेंगी? तो ये कौन सा ट्रेडिशन आपने तोड़ा? क्यों आपने इजराइल को हिंदुस्तान में पैर जमाने दिया? उसके सबसे बड़े हथियार के खरीदार आप बन गए। कमीशन आता रहता है तो नीति और ट्रेडिशन और मूल्य वो सब ताक पर रख दिया जाता है। जब आपको डिफेंस डील से यहां पे पैसे मिल रहे थे तब तो इजराइल बड़ा बढ़िया था, आप खूब हथियार खरीद रहे थे। अभी आपके हाथ में कुछ नहीं है। मुस्लिम वोटों के लिए आप मुसलमानों को इस चीज के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, जो बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है। ये घटिया राजनीति है। देश विदेश की नीति, इंटरनल सिक्योरिटी का मसला हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का मसला हो, या फिर पाकिस्तान, चीन और दूसरे दुश्मनों से निपटने का जब बात आती है, तो सरकार जो फैसला ले उसके साथ विपक्ष को भी खड़ा रहना चाहिए। सही कहा आपने। और खबरों में आगे का रुख करते हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि भारत ने
सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया, इसलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि नहीं, ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने आगे कहा कि यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के मकसद से की गई थी, लेकिन जब इसकी शर्तें ही टूट गई तो उसका खत्म होना सही है। अमित शाह ने एक और झटका पाकिस्तान को दिया है। तो सोनिया गांधी का अगला आर्टिकल आ जाएगा कि भाई गरीब पाकिस्तानियों को पानी से आप क्यों महरूम रख रहे हैं, वहां के किसानों का क्या होगा, वहां के गरीबों का क्या होगा। आप कांग्रेस पार्टी आप देखिए कि इतने दिनों से आप ये हिम्मत तक नहीं कर सके। जिस पानी के ऊपर जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है, जिस पानी के ऊपर हिंदुस्तान का अधिकार है, आप उसको पाकिस्तान को सौंप रहे थे और तब आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और अभी ये सवाल इसलिए बार बार उठ रहा है क्योंकि कई मीडिया के बड़े बड़े जो दिग्गज हैं कांग्रेसी इकोसिस्टम के, वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से बातचीत कर लेना चाहिए, ट्रंप जो है वो बातचीत करा देगा। और बातचीत किस चीज़ पे होगी? आप देखिए, इन वामपंथियों ने ये दुस्साहस किया है कि कलकत्ता के अंदर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज, धक्का मुक्की सब। और डिमांड क्या है? डिमांड यह है कि पाकिस्तान का पानी क्यों रोक दिया। एक इन्हीं लोगों का एक प्यादा है, राकेश टिकैत, नेता कम ब्लैकमेलर ज्यादा। उसने अपने बयान में क्या कहा? उसने कहा कि भाई देखिए उधर किसान परेशान हो जाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं, जम्मू कश्मीर के किसान को पानी नहीं मिलता, वो आपकी चिंता नहीं है। इन लोगों की मति मारी गई है और इसलिए सरकार ने इस बार यह फैसला कर लिया है कि हम पानी तो नहीं देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पानी हो सकता है रावी, सतलज, व्यास, उसके बूंद बूंद पानी को प्रधानमंत्री मोदी ने रोक दिया। सोनिया गांधी की सरकार होती थी तो पानी उसका भी जाता था। चनाब सुखा दिया गया और अब जो झेलम और सिंधु की बारी है जिसके ऊपर काम चल रहा है। ऑलरेडी कल की रिपोर्ट आई, वो डेली रिपोर्ट आती है पाकिस्तान से, ये बताया जा रहा है कि 25% पानी इनके डैम्स में खत्म हो गए हैं, पानी रिलीज नहीं हो रहा। अगर अभी तक तो मानसून पहुंचा नहीं है, 10-15 दिन अगर लेट हो गया मानसून पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते, पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। जी, और खबरों के आखिर में बात राहुल गांधी की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोगों से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो रहे हैं। भारत में उत्पादन का आंकड़ा पहले से भी नीचे चला गया है, इससे चीन को फायदा हो रहा है। दरअसल राहुल गांधी दिल्ली के नेहरू प्लेस पहुंचे थे और ये जगह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक सामानों के बाजार के लिए जानी जाती है, जहां उन्होंने 2 युवकों से मुलाकात भी की और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सच्चाई कड़वी है, हम असेंबल करते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम निर्माण नहीं करते, इससे चीन को फायदा होता है। यानी राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन को लेकर मुद्दा उठाया है। देखिए, चीन से बड़ा प्रेम है। अभी 5-7 दिन तक गायब थे, पता नहीं कहां गए। चीन तो नहीं गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी बताती नहीं कि कहां वो चले गए। पूछा जाता है तो कहते कि भाई ये प्राइवेट ट्रिप पे थे। भाई नेता प्रतिपक्ष का कोई प्राइवेसी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ये नहीं कह सकता कि हम हॉलीडे मनाने जा रहे हैं अपने परिवार के साथ या किसी के साथ, वो हमारा पर्सनल मैटर है। नो, देयर इज नथिंग प्राइवेट अबाउट अ पब्लिक पर्सन। आप कहाँ किससे मिल रहे हैं, किस संगत में हैं, आपके दोस्त कौन हैं, आप किसके साथ क्लब जा रहे हैं, आप किसके साथ छुट्टियां मना रहे हैं, ये हिंदुस्तान की जनता के जानने का अधिकार है। ये कोई एहसान नहीं कि अगर कांग्रेस पार्टी बता दे कि भाई आप के राहुल गांधी यहाँ गए। हालांकि कांग्रेसी को भी मालूम नहीं होता, लेकिन अचानक से ये चीन के लिए जो बार बार ये बैटिंग करते हैं, बार बार ये बैटिंग करते हैं, वो बड़ा आश्चर्यचकित करता है। आप कभी कह देते हो कि हिंदुस्तान की सेना वो चाइनीज आर्मी से पिट जाती है, कभी आप कह देते हो चाइना जो है वो 1200 किलोमीटर अंदर तक घुस गई है,
कभी आप कह रहे हो कि भाई चीन के बगैर जो है वो ठीक नहीं होगा, कभी आप कहीं जाकर के कहते हो कि चीन का सिस्टम अच्छा है, चीन की डेमोक्रेसी अच्छी है, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खराब है, चीन से हमें सीखना चाहिए। भाई मेक इन इंडिया का सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, धीरे धीरे ही होगा ना सब कुछ। जिस चीज में डिपेंडेंसी थी धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। और ये बार बार ये चीन की तरफ से बैटिंग करना, ये कांग्रेस पार्टी के कौन लोग सलाहकार हैं ये समझ के बाहर है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।